हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की संस्कृत की पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम देखने वाले हैं कक्षा 8 के लिए आपकी संस्कृत की पाठ्य योजना है। जो हमारा आज का प्रकरण है वो क्लास 8th के लिए है। तो पूरी वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा। तो देर नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जिस भी पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके पहले पेज पे बीचों बीच इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या, जो भी आपका संख्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी नंबरिंग होगी उसको इस तरीके से पाठ्य योजना के बाद इस तरीके से लिख दीजिएगा। नेक्स्ट आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आपको भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए। आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड जो भी कर रहे हैं कोर्स टीचिंग से रिलेटेड, उस कॉलेज का नाम नहीं लिखना होता। जहाँ पे आपको दूसरे कॉलेज में भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए, उस कॉलेज का नाम लिखा जाता है। काफ़ी बच्चे यहीं पर कन्फ्यूज होते हैं। उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है। लड़की हैं तो छात्राध्यापिका का नाम हो जाएगा, लड़के हैं तो छात्राध्यापक का नाम हो जाएगा। नेक्स्ट आपको इस तरीके से बॉक्स बना के दिनांक लिखना है। कक्षा 8वीं है, वर्ग अपने अनुसार भरिएगा। कक्षा 8 के किस वर्ग में आप गए हैं पढ़ाने के लिए। विषय संस्कृत का है। कालांश जिस पीरियड में आप जाते हैं उसकी नंबरिंग करनी होती है। जैसे यहाँ पे बच्चा गया है 7वें पीरियड में तो कालांश 7 लिखा है। आप जिस भी पीरियड में जाएंगे उसकी नंबरिंग करिएगा। कालांश को ही काफ़ी कॉलेजेस में चक्र लिखवाते हैं, तो दोनों चीज़ें सेम है, उसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। अवधि 40 मिनट का है। और जो हमारा आज का प्रकरण है वो है वीरोभिमन्यु, यानी कि वीर अभिमन्यु। नेक्स्ट अब आता है आपका हेडिंग पहला, सामान्य उद्देश्य। इसके आगे देखिए लिखा गया पूर्ववत। पूर्ववत का मतलब होता है सामान्य उद्देश्य आपका विषय के अनुसार बदलता है। अगर विषय बदलेगा तभी बदलेगा। इसके पहले अगर आप संस्कृत की कोई भी पाठ्य योजना बना चुके हैं उसमें सामान्य उद्देश्य लिखे हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपको दोबारा सामान्य उद्देश्य लिखने की जरूरत नहीं है। अगर सेकंड पाठ्य योजना बना रहे हैं संस्कृत की तो पहले वाली पाठ्य योजना में जो भी सामान्य उद्देश्य लिखे हैं यहाँ पे अगर पूर्ववत लिख देते हैं तो वो सारी सामान्य उद्देश्य यहाँ पे इंक्लूड मान ली जाती हैं। अगर फिर भी आपको लिखना है तो ऊपर आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके संस्कृत की कोई भी पाठ्य योजना देख के आप सामान्य उद्देश्य लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आप विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य का मतलब होता है आपका जो टॉपिक होता है उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं। जैसे आज की टॉपिक में आप वीर अभिमन्यु के बारे में बताएंगे, तो वीर अभिमन्यु के बारे में जानने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे, उनके अंदर किस प्रकार की नॉलेज डेवलप होगी, उसके बारे में कम से कम 3 से 4 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें फर्स्ट हेडिंग है, फर्स्ट पॉइंट है भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। दूसरा पॉइंट है विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। दूसरा हेडिंग है बोधात्मक। इसमें देखिए लिखा गया छात्रों में गद्य पढ़कर अर्थ ग्रहण करना सीखना। और दूसरा पॉइंट है बोलकर अभिव्यक्त करने की योग्यता विकसित करना। तीसरा है प्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें देखिए लिखा गया छात्र महाभारत के पात्रों को भली भांति जान सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्रों में सद्वृत्तियों का विकास हो सकेगा। अगला हेडिंग है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत आप उन सभी सामग्रियों को लिखेंगे यहाँ पे जिसकी सहायता आप शिक्षण कार्य के दौरान करते हैं। तो यहाँ पे सहायक सामग्री में देखिए लिखा गया पाठ्यपुस्तक, चौक, डस्टर, पॉइंटर, श्यामपट्ट। उसके बाद रोलिंग बोर्ड, अगर आप लिखना चाहें तो रोलिंग बोर्ड यानी कि लपेट श्यामपट्ट इत्यादि ये सारी चीज़ें हो जाएंगी आपकी सहायक सामग्री के अंतर्गत। पूर्व ज्ञान है। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है छात्र वीर अभिमन्यु के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, क्योंकि उनको महाभारत के बारे में जानकारी, तो वीर अभिमन्यु के बारे में भी नॉर्मल नॉलेज उनको है। अब आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग, जिसको कहते हैं पाठ प्रस्तावना प्रश्न। पाठ प्रस्तावना प्रश्न इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसको बनाते समय बच्चों को कुछ बातों का ध्यान रखना होता है और ज़्यादातर बच्चे पाठ प्रस्तावना से डरते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 कॉलम सबसे पहले बना लीजिए। मैं बताता हूँ, आप लोग डरेंगे नहीं कभी भी। क्रम संख्या, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रिया कथन। लास्ट कॉलम है तीसरा छात्र छात्रा क्रिया कथन। उसके बाद यहाँ पे बच्चों से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि पहले प्रश्न का जो उत्तर है उसे दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरा प्रश्न का जो उत्तर है उसे तीसरा प्रश्न बनेगा। इस तरीके से क्रमबद्धता होनी चाहिए और प्रश्न बहुत सरल भाषा में होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा गया है महाभारतस्य युद्धस्य कस्य मध्य अभवत, यानी कि किसके किसके बीच हुआ था। तो बच्चे बोलेंगे कौरव पांडव मध्य अभवत। दूसरा है पांडव पक्षे क धनुर्धर आसीत, तो बच्चे बोलेंगे इसका आंसर अर्जुन। तीसरा प्रश्न है अर्जुनस्य पुत्र क आसीत, बच्चे बोलेंगे अर्जुन के पुत्र का नाम अभिमन्यु आसीत। उसके बाद चौथा प्रश्न है भगवान अभिमन्यु विषय किम जानत, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न लिख दीजिए। जैसे समस्यात्मक प्रश्नों का आपको अपना उद्देश्य कथन बोलना होता है। उद्देश्य कथन देखिए यहाँ पे बोला गया है छात्रों आज हम सब वीर अभिमन्यु नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। आप उस चैप्टर को आप पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण। हेडिंग डालिए। इसको यहाँ पे 4 कॉलम में डिवाइड किया गया। क्रम संख्या, फिर शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक छात्राध्यापिका कथन क्रिया, छात्र कथन और श्यामपट्ट कार्य। इसमें अब बच्चों को आप पहले उस चैप्टर को पढ़ के बताएंगे। कोई पैरा ले लीजिए, उस पैरे को अच्छे तरीके से लय गति के साथ पढ़िए। तो यहाँ पे पहला हेडिंग देखिए लिखा गया है आदर्श वाचन।
आदर्श वाचन मतलब अच्छे आदर्श तरीके से उस चैप्टर को वाचना है, आपको बोलना है। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है, छात्राध्यापिका छात्रों के सम्मुख उचित लय, गति, आरोह अवरोह का ध्यान में रखकर आदर्श वाचन करेगी, या फिर लड़के हैं तो करेगा। छात्र वाले कॉलम में लिखा गया, छात्र कथन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और यहाँ पे संकेत में दिया गया है क्या, उस पैरे का पहला पॉइंट थोड़ा सा और डैश 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 करके लास्ट पॉइंट भी आप लिख दीजिए। जैसे यहाँ लिखा गया है, महाभारतस्य युद्धम डैश 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 अभवत। अब उसके बाद आगे बढ़िए, इसके अनुवाद के बारे में भी बताएंगे। जो आपने पढ़ाया है अभी उसको अनुवाद तो करना ही होगा आपको, तो अनुवाद करेंगे। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। आरंभ में कौरव पक्ष में भीष्म पितामह सेनापति थे, उन्होंने 10 दिन तक युद्ध किया। तब 11वें दिन द्रोणाचार्य सेनापति हुए, वह 5 दिनों तक सेनापति रहे। 15वें दिन तक सेनापति बने रहे। 15वें दिन में वीरगति को प्राप्त हुए। इसके बाद दिनों तक कर्ण सेनापति हुए। इनकी वीरगति होने पर आधे दिन शल्य मामा ने युद्ध किया। शेष आधे दिन में भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ। छात्र वाले कॉलम में लिखा गया है, छात्र कथन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। यहाँ पे देखिए उसके बारे में बताया गया है। अतो मतलब आरंभ में, अक्रोध मतलब किया, शब्द अर्थ है पश्चदशे यानी कि 15वें दिन, अर्थ यानी कि आधा। अब यहाँ पे जो आपने पढ़ाया उसका बोधात्मक प्रश्न भी पूछ लीजिए। कौरव पक्षे क प्रथम सेनापति अभवत, बच्चे बोलेंगे भीष्म। दूसरा प्रश्न है, द्रोणाचार्य कति दिनानी सेनापति आसीत, बच्चे बोलेंगे पंच यानी कि 5 दिनों तक। फिर से अगला पैरा पढ़ेंगे, संकेत है, अस्य ऐतिहासिकस्य डैश 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 न अजानात। तो इसके बारे में भी अब अनुवाद बताएंगे आप। इस ऐतिहासिक महायुद्ध के 13वें दिन जब द्रोणाचार्य सेनापति थे, तब दुर्योधन ने अपनी विजय के लिए बहुत अधिक प्रार्थना की। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला है ये इतनी चीज़ें, इसको मैं पढ़ देता हूँ। द्रोणाचार्य ने कहा, यदि अर्जुन किसी कारण से युद्ध में शामिल न हो तो निश्चय ही तुम्हारी जीत होगी। ऐसा सुनकर दुर्योधन पक्ष का यहाँ पे संरक्षक नामक यहाँ पे वीरवर अर्जुन को युद्ध के लिए बुलाकर कहीं दूर ले गया। यही अवसर है, ऐसा सोचकर द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की, जिसका भेद अर्जुन के अलावा पांडवों में कोई नहीं जानता था। छात्र वाले कॉलम में देखिए लिखा गया यहाँ पे, छात्र कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। और श्यामपट पे जो चीज़ें लिखी है उसको वीडियो रोक के देख के लिख लीजिएगा आप लोग। बोधात्मक प्रश्न है, अर्जुन यहाँ पे वे चक्रव्यूह भेदन की क अजानात, अभिमन्यु इसके बारे में इसका आंसर है कि अभिमन्यु जानता था अर्जुन के अलावा। एकादशे दिवसे क सेनापति अभवत, द्रोणाचार्य बने थे। तीसरा प्रश्न, द्रोणाचार्य विजयात की रचितवान, तो बच्चे बोलेंगे चक्रव्यूह। यहाँ पे हो गया आपका कंप्लीट। यहाँ पे प्रस्तुतिकरण। अब आता है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में आप देखेंगे तो यहाँ पे निरीक्षण कार्य में छात्राध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेगा या फिर करेगी तथा छात्रों की व्यक्तिगत और सामूहिक समस्याओं का समाधान करेगा। कोई एक प्रॉब्लम आ रही है किसी एक बच्चे को, तो उसके पास जाके उसकी समस्या को दूर कर दीजिए। अगर कोई ऐसी समस्या जो क्लास के काफ़ी बच्चों को आ रही है एक ही समस्या, तो क्या करेंगे कि उसको आप एक साथ श्यामपट पे आके दूर कर दीजिए, जिससे कम समय में सभी बच्चों का जो समस्या है वो दूर हो जाए एक साथ, ठीक है। पुनरावृत्ति प्रश्न है। पुनरावृत्ति प्रश्न में देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, महाभारतस्य युद्धम कति दिनानि यावत प्राचलत, यानी कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। दूसरा है, त्रयोदशे दिने क सेनापति आसीत, बच्चे बोलेंगे 13वें दिन कौन सेनापति बना था। तीसरा प्रश्न है, चक्रव्यूह द्वारे पांडवान क अवरुद्धान, तो बच्चे बोले यहाँ पे कि पांडवों के लिए अवरुद्ध चक्रव्यूह के द्वार पे कौन था। और लास्ट प्रश्न है, एकादशे दिवसे क सेनापति अभवत, यानी कि 11वें दिन सेनापति कौन बना था। तो ये हो गया दोस्तों, पुनरावृत्ति के प्रश्न भी कंप्लीट हो गए। लास्ट में आता है गृह कार्य। गृह कार्य यानी कि होमवर्क, बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क जरूर देना चाहिए, जिससे बच्चे घर पे जाएं और उस चीज़ को रिवाइज करें। और आपके जो पढ़ाने का उद्देश्य था, विशिष्ट उद्देश्य जो था ये चैप्टर पढ़ाने का, वो अच्छे तरीके से तभी कंप्लीट हो सकेगा जब बच्चे घर पे जाके उस चीज़ को रिवाइज करेंगे। और एग्जामिनर भी चेक करता है कि आप पढ़ाने के बाद गृह कार्य दे रहे हैं। लास्ट हेडिंग होता है, इसलिए एग्जामिनर यहाँ पे भी ध्यान देता है कि आप गृह कार्य दे रहे हैं कि आप भूल के, क्योंकि बच्चे जब पढ़ाते हैं पाठ्य योजना तो थोड़ा सा नर्वस होते हैं। कोई भी जब होगा इस तरीके से ट्रेनिंग के टाइम पर नर्वस होता है, तो क्या करते हैं लास्ट पॉइंट वो भूल जाते हैं। पढ़ाने के बाद लगता है कि हाँ उनका सारा चीज़ हो गया और वो जाके क्लास छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे आपके नंबर कट जाएंगे। इसलिए गृह कार्य जरूर ध्यान से दीजिए। लास्ट में जब पढ़ा लिए तो क्या डरना। तो गृह कार्य में देखिए यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया, छात्र इस पाठ के अनुवाद को लिख कर लाएंगे। लास्ट में यहाँ पे पर्यवेक्षक अपना सुझाव देगा। आपने जो अच्छे तरीके से पढ़ाया वो यहाँ पे लिखेगा, कुछ कमियाँ होंगी तो उसको यहाँ पे बताएगा। सुझाव जरूर देखना चाहिए ध्यान से। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान।
आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती होंगी, आज का लेसन प्लान अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो की अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल की तरह ही टेलीग्राम पे भी एक चैनल बना हुआ है रोशन की क्लास के नाम से। लोगो सेम है, 1400-1500 के आसपास वहाँ पे फॉलोअर्स मिल जाएंगे आपको। वहाँ से जाके इसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे आपको देखनी है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए। तो नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।